students, how are you? And in last lecture we completed topics factor affecting the resistivity. काफ़ी important topic है. How that it explain how the resistance and resistivity depends upon the relaxation time and how the relaxation time depends upon the temperature. Clear? और कल मैंने आपको समझाया था कि as you increase the temperature the काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ध्यान दीजिए बड़े बेसिक कंसेप्ट है, बुक में नहीं मिलते लिखे हुए, कि जैसे ही हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है, और वो रैंडमनेस आप जानते हैं कि इट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी. और +1 में आपने फॉर्मूला पढ़ा है 3/2 kT इज इक्वल टू हाफ mv². तो बेसिकली वेन एवर द टेम्परेचर इंक्रीज अक्रॉस ए कंडक्टर तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, बट नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, randomness, and they collide more frequently, so the relaxation time decrease. As relaxation time decrease the resistance and resistivity increase. ये बता दिया था. और how they increase वो उसका फॉर्मूला उसके बाद मैंने ग्राफ खींच के at room temperature they increase linearly, that's why R is equal to R0 1 plus alpha delta T, और rho is equal to rho naught 1 plus alpha delta T, where alpha is the रेजिस्टेंस कोफिशिएंट. जैसे +1 में आप देखिए सब कोरिलेट होता चला जाता है. +1 में आपने पढ़ा था लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन. लाइकवाइज उसी तरीके से यहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और वेयर अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आप डिफाइन कर सकते हैं इसको. तो ये चीज़ है आपकी. और एक और मज़ेदार बात क्या है कि एट रूम टेम्परेचर इट इंक्रीज लीनियरली, बट एट वेरी लो टेम्परेचर इट डज नॉट इंक्रीज लीनियरली. तो रेजिस्टेंस डज नॉट इंक्रीज लीनियरली एट वेरी लो टेम्परेचर. तो दोनों ग्राफ आपके समझ में आ गए होंगे. ये लास्ट और बिफोर लास्ट ईयर ड्रॉ करने भी आए थे. प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी फॉर ए कार्बन रजिस्टर. ठीक है, तो ये कल हमने कर दिए थे दोनों टॉपिक. इसके मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी. आज किसी बच्चे ने कोई प्रॉब्लम नहीं पूछी. मुझे लगता है कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल नहीं किए अभी, तो थोड़ा एक्टिव हो जाओ और न्यूमेरिकल्स करो. ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम शुरू करेंगे, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स. एक्चुअली अब आप देखिए, मान लीजिए ये पेन है, आप देख रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, ऐसे आप किस चीज़ की वैल्यू लिख दीजिए कि ये इतने ओम का रेजिस्टेंस है. लेकिन एक और टेक्निक डेवलप की गई किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और वो टेक्निक कहलाती है कार्बन कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स. तो वो आज हम करेंगे. उसके बाद वही सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग वो आपने 10th में की हुई है. तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टेंस, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, तो ये सारी चीज़ें हम शुरू करते हैं आपका टॉपिक. ठीक है, चलिए. कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स. देखिए बच्चों, मैंने आपको मोबाइल चार्जर दिखाया था, ये दिख रहे हैं आपको, एक आइडिया दिया था मैंने. ये बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड है. पीएन जंक्शन डायोड है. ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स हैं, और इसमें ये ट्रांजिस्टर है, और ये भी पीएन जंक्शन डायोड है. ये ट्रांसफार्मर है. मैंने कहा था कि आप लोग एक ये तोड़ लें अपना. और इसमें ये रहा कलर कोड कार्बन रजिस्टर. ये चीज़ ये अंदर ये रहा. एक्चुअली ये वायर है आपकी. जैसे तो इन वायर्स का आपको अगर रेजिस्टेंस निकालना है, ट्रांसफार्मर है छोटा सा, देखिए आप. ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है. इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप एक कोई भी ख़राब मोबाइल चार्जर पड़ा हो, उसकी इस डब्बी को निकाल लो, या जैसे मैं आज खोल रहा था ब्रेक होगी, तो इसके अंदर हमारे पास ये रहा कार्बन रजिस्टर बच्चों. तो ठीक है, ये आप देख रहे हैं. तो इसके अंदर है, इसलिए मैं इसको तो ये चीज ये वाली ये देखो. अब इसे बड़े ध्यान से देखें आप. ये जो मैं लगा रहा हूँ देखो, ये कलर स्ट्रिप ये रही 1 2 3 4 ये रही. तो इसके अंदर की ये वायर टूट गई मेरे को निकालते हुए. अदरवाइज ये वायर थी इसकी, ये वाली वायर. अब देखो ये मुड़ के इसके ऊपर लगी हुई थी ऐसे, ये रही ऐसे. ये आपको साफ दिख रहा होगा. ये रही, इस पे देखो
इसके ऊपर कलर की स्ट्रिप्स हैं ये रही यहाँ। तो ये अब ये एक वायर है जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये वायर इसके अंदर से ऐसे जा रही है, तो इसके ऊपर देखो आपको ये दिखाई दे रही कलर स्ट्रिप्स, 1 2 3 4 इस तरह 4 कलर स्ट्रिप्स होती हैं। तो इन कलर के हेल्प से हम इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू रीड कर सकते हैं। तो यह आपकी कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स मैंने दिखा दिया आपको। तो इस किट को अगर आप तोड़ लेंगे तो इसमें आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो यह है कार्बन रजिस्टर। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये वायर है कार्बन की, तो आपने देख लिया, इसके ऊपर हमें क्ले चढ़ा लेते हैं जिसके आपके कप प्लेट बने होते हैं इस तरह। अब बोलो क्या तरीका है, इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना है आपको। एक तो तरीका ये है कि इसके ऊपर लिख दो इतने ओम का रेजिस्टेंस है, जैसे आप देखिए इन सब के ऊपर लिखा हुआ है। ये देखो कैपेसिटर पे लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ, इसकी कैपेसिटी सब चीजें लिखी हुई हैं, इस पे भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इन पे सब पे, ये लिखा हुआ है इस पे कैपेसिटर्स पे, लेकिन रेजिस्टेंस पे नहीं लिखा होता ऐसे, इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये लिखा हुआ इनके रजिस्टर पे लिखा ना होके एक नई टेक्निक और एक मेथड डेवलप किया गया कि इसके ऊपर 4 कलर स्ट्रिप्स बना दी गई। एक स्ट्रिप ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, पास पास होंगी 3 कलर स्ट्रिप्स, और चौथी थोड़ी दूर होती है, ये 4th वन ये रही। ये 4 कलर स्ट्रिप्स होती हैं इसके ऊपर। तो इनका कलर अलग अलग होता है, अभी आपको मैंने दिखाया। तो उस कलर की हेल्प से अब आप सोचिए आपके पास कितने डिजिट्स हैं, 10 है। तो हर एक नंबर को एक कलर दे दिया गया, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 10 डिजिट होगी पूरी, इससे पूरा आपको पता नंबर्स लिखा जाता है। अब आप देखिए, तो पहली जो 0 है इसको क्या कलर दिया गया, डार्क टू ब्राइट चलते हैं कलर। पहला कलर क्या है आपका, ब्लैक, दूसरा ब्राउन, तीसरा रेड, चौथा ऑरेंज, पांचवा येलो, छठा ग्रीन, 7th कलर क्या है, ब्लू, 8th कलर देखो बेटी 0 ऊपर है इसलिए कम आ रहा है, 8th कलर क्या है, वायलेट, और 9th कलर क्या है, ग्रे, और 10th है वाइट। तो डार्क टू ब्राइट चलते हैं। अब आप कहोगे सर ये कलर कैसे याद रखे जाएं, इसका एक सेंटेंस बनाया हुआ है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। एक तुकबंदी है ये, ठीक है। तो क्लियर हो गया सबको, ये चीज है। अब क्वेश्चन आता है चौथा कलर जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली कलर स्ट्रिप ए होगी, दूसरी बी, मान लो तीसरी सी, तो 4 कलर स्ट्रिप्स होगी। और ये जो चौथी है आपकी डी, इस डी कलर स्ट्रिप्स के 3 कलर हो सकते हैं, या तो गोल्ड हो सकता है, कलर तो 2 ही होते हैं, दूसरा सिल्वर, और तीसरा नो कलर। ये चौथी स्ट्रिप जो डी है या तो गोल्ड कलर की होगी, या सिल्वर की होगी, या कोई कलर की नहीं होगी, यानी कि या फिर सिर्फ 3 कलर स्ट्रिप्स होंगी इसके ऊपर, ठीक है। तो पहली गोल्ड 5%, 10% और ये 20%, दे टेल टॉलरेंस। क्या बताती हैं, टॉलरेंस। तो बताऊंगा क्या होती है टॉलरेंस। तो ये है आपका मेथड, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है। अब मैंने बताया अभी आपको, इसको पूरे के पूरे इसको लर्न करने के लिए एक सेंटेंस बनाया हुआ है, बी रॉय जो ग्रेट ब्रिटेन
very good wife, wearing gold, silver necklace। आया समझ में? कुछ नहीं, जो इसमें कैपिटल लेटर्स हैं पहला ये रहे, वियरिंग गोल्ड नेक कोमा सिल्वर नेकलेस। तो अब आप सोचिए कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं। मान लीजिए कितने कलर हैं, ए बी सी डी, तो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या आती है, ए बी इंटू 10 की पावर सी प्लस माइनस डी परसेंट टॉलरेंस इतने ओम। ये इस फॉर्मूले को सेट करो, क्या दिख रहा है, फर्स्ट टू कलर स्ट्रिप्स टेल्स द नंबर, इट हेल्प्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर first two color strips A and B and B tells the number two digits and C power of 10। देखो ये रहा, ए बी इंटू 10 की पावर C power of 10 and D tells the tolerance of the register। आया कुछ समझ में? मल्टीप्लाई नहीं करनी, सिर्फ सिंपल नंबर लिखना है आपको। अभी समझाता हूँ एक एग्जांपल लेके। तो दिस इज द वे टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एनी दिस वायर, जो इसके अंदर से जा रही है, मैंने आपको दिखाया। जैसे ये वायर इसके अंदर से जा रही है, देखो ये जा रही है अंदर से, ये जा रही है इसके अंदर से। तो ये जो कार्बन की वायर है, इसका रेजिस्टेंस निकालने का एक मेथड है। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू ए बी। और सपोज अब आप देखिए, मान लीजिए पहली कलर स्ट्रिप ले लो आप, रेड, क्या कलर है इसका, रेड। दूसरी का मान लीजिए ब्लैक है, एग्जाम्पल बना लिया। तीसरी का मान लीजिए आप ऑरेंज, और चौथी आपकी मान लो गोल्ड कलर की। अब बताइए, तो अब देखिए, तो इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं, R इज इक्वल टू ए बी इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस D परसेंट ओम। ए रेड कितना है 2, ब्लैक 0, तो 20, ये नहीं कि 2 इंटू 0 तो 0, ये नहीं, सिर्फ सिंपल नंबर लिखना है। 20 इंटू 10 की पावर थर्ड ऑरेंज, ये रहा 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस हाउ मच परसेंट, गोल्ड 5%। तो अब समझ में आया। अगर हमारे पास ये जैसे स्ट्रिप मैंने आपको दिखाई, ये रही चारों स्ट्रिप, देखिए ये रही, इसके अंदर ये रही, यहाँ ये है कार्बन रजिस्टर, ये रहा ये। तो इसके अंदर देखो ये चारों स्ट्रिप हैं इस तरह। तो इन स्ट्रिप्स की जो वैल्यू है, इस रजिस्टर, इनकी कलर की आइडेंटिफिकेशन से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर। तो सपोज रेड, ब्लैक, ऑरेंज एंड गोल्ड, तो रेड 20, रेड 2, ब्लैक 0, 20 इंटू 10 की पावर ऑरेंज 3, टॉलरेंस प्लस माइनस 5%। अब आप देखिए, अब आप कहेंगे सर ये टॉलरेंस क्या चीज है? यहाँ पे आप सोचो टॉलरेंस क्या कहते हैं, सहन शक्ति।
बेसिकली कितना आ गया ये 20 इंटू 10⁻³ 20,000, उसका 5% कितना हो जाएगा 20,000 का? 20,000 का 5% कितना हो गया देख लीजिए, यानी कि 20,000 इंटू 5/100 बच्चों, ये 2 0, 1,000। अब आप सोचिए, यानी कि 20,000 प्लस माइनस 1,000, यानी कि 20,000 से चाहे 1,000 कम है तो भी इसको मान लिया हमें कहीं सर्किट में कितने की रिक्वायरमेंट है रजिस्टर की, लेके 19,000 से 21,000 तक, तो ये कहां से कहां इसकी वैल्यू वैसे समझा रहा हूं, 19,000 टू 21,000 अगर कहीं भी मुझे रेजिस्टेंस की जरूरत है इसके बीच में, तो मैं इसको यूज कर सकता हूं, इस रजिस्टर को। तो क्लियर? टॉलरेंस क्या है? जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है उसके प्लस माइनस 10% यू कैन यूटिलाइज इट। यानी कि अगर इसकी वैल्यू 20,000 तो 1,000 आ गई 5% की, तो 1,000 प्लस यानी कि 21,000 और 1,000 माइनस यानी कि 19,000, तो यू कैन यूज इट इन बिटवीन 19 to 21,000 ओम फेयर, ठीक, जहां भी आपको जरूरत है रेजिस्टेंस की इस रेंज में। दोबारा देख लो, ये 1 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपको कलर दे देगा, रेजिस्टेंस निकलवा लेगा, ऐसे रेजिस्टेंस दे देगा, कलर में बदल दो। तो ये एक मेथड है कि किसी भी चीज की वैल्यू, मैंने अभी आपको समझाया कि जैसे कोई भी रेजिस्टेंस, आपको किसी वायर का रेजिस्टेंस चाहिए, क्या तो उसकी वैल्यू लिख दे उसके ऊपर, वो अगर वैल्यू नहीं लिखता तो एक तरीका क्या है कि इस तरह ये उसके ऊपर ये चीनी मिट्टी चढ़ाएगा, जो कप प्लेट जिसके बनते हैं वो, और उसके ऊपर फिर एक कलर डाल दिए। इन कलर्स की हेल्प से आप इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, तो आपको पता है यू हैव टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट्स 0 to 9। किसी भी नंबर को लिखने के लिए आपको ये मैक्सिमम डिजिट चाहिए, तो आपको 10 कलर में डिवाइड कर दिया इसको। 0 फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, याद रखने का एरा। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, एक तुकबंदी है। तो अब बोलो, पहले 2 कलर ये मैंने लिख दिया, फर्स्ट 2 कलर डिजिट बताएंगे, पहली दूसरी, पहली सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरी सिग्निफिकेंट फिगर, और जो सी है तीसरी कलर 10 की पावर, और चौथा जो कलर है आपका गोल्ड, सिल्वर, और 9 कलर्स, गोल्ड फॉर 5%, सिल्वर फॉर 10% एंड 9 कलर फॉर 20%। 9 कलर मीन 3 ही कलर की स्ट्रिप होंगी, चौथी नहीं होगी। दे टेल्स द टॉलरेंस। और अब क्लियर होगा टॉलरेंस क्या है। अब आप देखिए, तो फर्स्ट 2 कलर्स टेल्स द नंबर, सेकेंड पावर ऑफ 10, सॉरी थर्ड पावर ऑफ 10 एंड 4 टॉलरेंस। और टॉलरेंस जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आई उससे 5% प्लस के लिए और 5% माइनस के, यानी कि बेसिकली इस रजिस्टर को यूज किया जा सकता है 19,000 to 21,000 ओम के लिए, इन बिटवीन कहीं भी हमें कोई वैल्यू रिक्वायर्ड है तो होगा क्लियर। न्यूमेरिकल भी एक करा दिया, तो आप इसके न्यूमेरिकल भी ट्राई कर सकते हैं। और ठीक है, ये टॉपिक हो गया आपका, टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन रजिस्टर। क्लियर। अब आप आ जाइए, बड़ा सिंपल से टॉपिक है जो आपने 10th में पढ़े हैं, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स बताइए। अभी कैपेसिटर की करी थी पिछले चैप्टर में, तो नंबर 1 मैं कह रहा था ना कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलता चला जाएगा कि जब न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो उनसे ये आइडेंटिफाई करना कि कहाँ सीरीज ग्रुपिंग है, कहाँ पैरेलल ग्रुपिंग है। नंबर 1 सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। देखिए,
suppose there are three resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected in series with a DC supply of voltage V. This is key. When key is on, the current will start flow through the resistors. अब कोई बात ध्यान दीजिए, वहाँ क्या था? In case of capacitor, the charge flowing through the capacitors remain same, और in case of resistor, the current will remain same. तो कैपेसिटर में क्या सेम रहती है? चार्ज सेम था, तो ऐसे ही यहाँ सीरीज में क्या सेम रहेगा? करंट, voltage will divide V1, V2 and V3 are the voltages across R1, R2 and R3 respectively. So let's consider three resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected in series with a source of voltage V. The current I remains same through each resistor. V1, V2 and V3 are the potentials across R1, R2 and R3. Respectively. Clear? Using, so V is equal to V1 plus V2 plus V3, using V equal to IR. So V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3. रख दीजिए तीनों वैल्यू. V is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. Taking I common, R1 plus R2 plus R3. If net resistance is R, तो V is equal to IR. IR is equal to IR1 plus R2 plus R3. I will cancel out. So R is equal to R1 plus R2 plus R3. तो in series the resistance will algebraically add. तो अगर आपको सोचिए रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तीनों. कितने भी रजिस्टर हैं? R1, R2, R3. कैपेसिटर आप ध्यान करो उल्टा आया था. 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. क्या लॉजिक है इसके पीछे? ध्यान दो. R इज, देखो C इज इक्वल टू क्या आता? एप्सिलॉन A बाई D, और R क्या है? रो L बाई A. देखना उल्टे हो गए नहीं. यहाँ एरिया ऊपर है, डिस्टेंस नीचे है. यहाँ डिस्टेंस ऊपर है, एरिया नीचे है. तो इनकी इसलिए बेसिकली दे डिपेंड ऑन द डायमेंशन, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब क्योंकि ये उल्टे हो गए तो देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उल्टी होगी. तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि व्हाई द रिलेशंस इन केस ऑफ कैपेसिटर एंड रजिस्टर्स आर डिफरेंट इन सीरीज एंड पैरेलल. दोबारा देखो, सपोज देयर आर थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज with a potential V with the help of key. आपको पता की इज मस्ट. क्यों? क्योंकि बिना स्विच के क्या आपकी घर की अप्लायंस सारे दिन चलती रहेंगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो ये की जैसे आपने ऑन की तो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द रजिस्टर्स. क्या समझाया अभी मैंने? इन सीरीज द करंट रिमेन्स सेम. कैपेसिटर में चार्ज सेम था. पोटेंशियल विल डिवाइड, वहाँ भी डिवाइड हो गया था. V1, V2, V3, R1, R2, R3. क्लियर सबको? अब नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 यूजिंग ओम्स लॉ. तो V इक्वल टू IR, तो V1 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 IR3. आपने तीनों वैल्यू रख दी, आ गई आपकी. टेकिंग I कॉमन, तो R1 प्लस R2 प्लस R3. एंड इफ नेट रेजिस्टेंस इज R, तो V पुटिंग द V इक्वल टू IR इन द लेफ्ट हैंड साइड. सो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3. I will cancel out. So R is equal to R1 plus R2 plus R3. Clear? Second, parallel grouping.
ऑफ रजिस्टर्स। सपोज देर आर 3 रजिस्टर, अब देखिए लगा दिए, देखो साफ दिख रहा है, पैरेलल हो गए तीनों। 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। This R1, this is R2, and this is R3, and they are connected with a source of potential V. Likewise, you can also mention in such a way and key. अब ध्यान रहे आपके, सपोज इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर्स, तो क्योंकि 3 ब्रांच होगी तो 3 में करंट डिवाइड हो जाएगी। I1 is in this, I2 is in this, and I3 is in this, and potential will remain same across each register. सेम वहाँ क्या डिवाइड हुआ था, चार्ज, पोटेंशियल सेम रहा था, कैपेसिटर में भी यही होता है। तो इस तरीके से आपने, अब देखो पैरेलल ग्रुपिंग में एक तरफ लेफ्ट हैंड के एंड जुड़े होते हैं, एक तरफ राइट हैंड साइड वाले तीनों वायर के एंड जुड़े हुए हैं, ये पैरेलल ग्रुपिंग है। और 1 बाई 1 जुड़ते चले जाएं तो दिस इज द सीरीज ग्रुपिंग। क्लियर हो गया सबको? सपोज there are 3 resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel with the voltage V. The voltage V, the voltage remains same across each register. I1, I2 and I3 are the currents across R1, R2 and R3. The net current I is equal to I1 plus I2 plus I3. I1 plus I2 plus I3. Using Ohm's law, we same. V equal to IR, so I is equal to V by R. I1 is equal to V by R1. I2 is equal to V by R2. I3 V equal by R3. I is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3, taking V common. 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. If net resistances are then I is equal to V by R, so I is equal to V by R, यानी के is equal to V by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. We will cancel out, so 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So this is the net resistance in the parallel grouping of the resistors. तो ये grouping of resistors मैंने आपको करा दिया, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग एंड कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, ये टॉपिक हमारे हो गए हैं। और अब मैं आपको एक दो देखता हूँ, प्रॉब्लम कराऊंगा इसकी। सेम कैपेसिटर्स की तरह ही है ये, तो जैसे अब आप देखिए, एक एग्जांपल करा देता हूँ। A wire of resistance 4R, a wire of resistance 4R is bent in the form of a circle. What is the effective resistance? What is the
इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ या बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायमीटर। सोचिए, ये आपकी पूरी एक सर्कुलर वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 4R। कितना, तो अब बोलो आधे का कितना हो गया, 2R ऊपर हो गया, 2R नीचे हो गया। तो अब आप समझिए क्या कह रहा है, वायर तो ऑफ रेजिस्टेंस 4R इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायमीटर। क्लियर, अपर पार्ट का 2R, नीचे का 2R, ये बात समझने की है। और आपको इस ए और बी के बीच सपोज रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो अब आप इसको बना सकते हैं ऐसे। ये बेसिकली दीज आर द टू रजिस्टर्स नाउ इन पैरेलल। ये हमारा सर्किट 2R ये और 2R नीचे। तो बस अब तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, यानी कि R इज इक्वल टू R1 R2, यानी कि 1/R पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2, वही R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R, 4R स्क्वायर बाई 4R, I mean R। तो नेट रेजिस्टेंस विल बी R ऑफ दिस सर्कुलर लूप। क्लियर, तो इस तरीके से वी कैन आइडेंटिफाई द सिचुएशन कि ये दे आर इन सीरीज और इन पैरेलल। क्लियर, तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। और पीछे वाले न्यूमेरिकल करो बच्चों, आप लोगों ने अभी तक वो नहीं किए ना, मेरे से डाउट्स पूछे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो पढ़ाई को। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 4, और आपकी डेट कल हो जाएगी 1 20। क्लियर, अब देखो एक प्रॉब्लम इसी तरह की और कराता हूँ। उसने क्या कहा आपसे, ए रेजिस्टेंस ऑफ 24 ohm is bent in the form of a circle. What is the effective resistance between A and B? What is the effective resistance between A and B? अब देखिए, आप सोचेंगे सर ने पहली प्रॉब्लम यही करा दी, अब की भी नहीं, अब थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सेंटर हो गया, उसने ये सेगमेंट ले लिया विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। तो ए यहाँ से वायर होगी आपकी और बी ये होगा। तो अब आपको इसके अक्रॉस यानी कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। सोचिए, ये बेसिकली दो रेजिस्टेंस हो गया आपके, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, लेकिन आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी नीचे वाले की और ऊपर वाले की नीचे, यानी कि दोनों पैरेलल में हो गए। नहीं देखो, पैरेलल आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ से अगर हमारी I1 करंट गई तो इधर कितनी चलेगी, मान लो टोटल आई तो इधर कितनी चलेगी I1, तो इधर कितनी आ गई I माइनस I1। ये घूम के जब यहाँ आएगी और यहाँ से ये यहाँ जाएगी, दोनों मिलकर इधर से निकलेंगी, कितनी होगी यहाँ क्या है, दोबारा I आ जाएगी। देख लो, ऐड करके देख लो, I माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल, तो कितनी आ गई यहाँ, फिर दोबारा I। दोबारा समझो, सपोज यहाँ से करंट कितनी गई बच्चों I, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी। घर में देखो टैप पानी का सिस्टम देखो हमारे कैसे होता है, ऊपर से एक पाइप आता है जिसमें दो डिवाइड हो गए, तो एक इधर से कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, ऐसी फ्लो ऑफ करंट है। हम वाटर मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ से कुछ करंट इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, जहाँ भी करंट डिवाइड होगी अब आप देख लीजिए, वहाँ लगभग अभी इस टाइम जो आप पढ़ रहे हो पैरेलल ग्रुपिंग की तरह काम करेगा। तो ये देखो, मान लीजिए इधर कितनी गई I1, तो इधर कितनी आ गई I माइनस I1। ठीक, तो यहाँ से घूम के जब यहाँ I1 आएगी और इधर से I माइनस I1 दोनों फिर यहाँ ऐड होगी, इधर से निकल गई, तो कितनी आ गई I। क्लियर, अब मेन बात क्या है, सपोज अपर पार्ट का रेजिस्टेंस R1 और इस लोअर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है R2, ये भी दो पैरेलल में है। अब आप देखिए, मेन बात आपको निकालनी पड़ेगी, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होगा। तो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो रेजिस्टेंस
द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2, सोचिए क्या आएगी, बताओ। ये एंगल कितना है 60, तो 60/360 इंटू 24, समझो टोटल एंगल कितना होता है 360, तो इसका कितना पोर्शन नीचे आ गया 60 डिग्री, तो 60/360 कितना आ गया बच्चों 24/6 यानी कि 4 ओम। तो R2 की वैल्यू 4 ओम आ गई। दोबारा समझिए एंगल की फॉर्म में, भाई सिंपल सी बात है, पूरे 360 डिग्री का रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम, तो 60 डिग्री के हिस्से में कितना आएगा, वैसे ही देख लो, कितने हिस्से कर दो इसके 6, तो एक हिस्सा इसके हिस्से में आ गया, और ऊपर कितने बचे, R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 24 - 4 = 20 ओम। तो समझो इस बात को, आया नहीं आया आपकी समझ में, चाहे वैसे सिंप्लीफाई कर लो। ये एंगल कितना बना 300 डिग्री, एक ही बात है 300/360 इंटू 24 निकाल कर देख लो तो भी 20 आएगा, 5/6, क्लियर, 6 चौक 24, 6 5 चौक 20, 20 ओम, क्लियर हो गया। तो एंगल की हेल्प से हमने दोनों रेजिस्टेंस निकाल ली कि अपर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आ गया आपका 20 ओम, और लोअर पार्ट का कितना होगा, ये आ गया आपका 4 ओम। अब नाउ दीज टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 20 ओम एंड 4 ओम, ए एंड बी। अब तो 1/R = 1/R1 + 1/R2, और R = R1R2/R1 + R2 आप जानते हैं, तो ये आ जाएगा। अब वैल्यूज रख दीजिए, सो R = R1 इज हाउ मच 20 इंटू 4/20 + 4, 80/24, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका कट के जो भी आ जाएगा 10/3, 3.33 ओम इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इस तरीके से आप कुछ प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करेंगे, इनकी कोशिश कीजिए। और पिछले न्यूमेरिकल करो बच्चों, मुझे देख रहा हूँ आप लोगों ने कोई भी मेरे से डाउट नहीं पूछा है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा कम मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब। तो अब मैं आपको और एक प्रॉब्लम कराने की सोच रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 40th है आपका, उसमें देखो क्या कह रहा है। ये देखिए 4 रजिस्टर्स हैं और एक स्विच है बीच में, आपका 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम स्विचेस। अब दो सिचुएशन है इसमें, क्या कह रहा है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फर्स्ट केस किसके लिए, नंबर 1 द स्विच इज ओपन, the switch is open, and second the switch is closed. सोचिए अगर बहुत डिफरेंस हो जाएगा, अगर ये स्विच आपने क्लोज कर लिया, पहला क्या ओपन, अगर ये स्विच ओपन है तो यहाँ से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो बड़ा आसान हो गया, इसको ख़त्म कर दो, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट केस, ये आ गया आपका सिंपल 5 10 10 5, दोनों की सीरीज 15 और ये भी 15 15 15 की पैरेलल 7.5, यानी कि R इफेक्टिव क्या आ जाएगा 15 इंटू 15/15 + 15, क्लियर, 7.5 फर्स्ट केस।
लेकिन सेकंड केस में क्या कह रहा है, द स्विच इज क्लोज्ड। अगर ये स्विच क्लोज हो गया, सॉरी, स्विच एस इज क्लोज। अब ये दोनों पैरेलल में पहले, फिर ये दोनों पैरेलल में, फिर सीरीज में। सोचो इन दोनों की पैरेलल 5 और 10 की पैरेलल क्या आ जाएगी, 1/5, 1/r इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। 10 एलसीएम 2 + 1 3/10 बच्चों, 10/3 आ गया। तो r कितना आ गया आपका 10/3, r1 ऐसे r2 भी क्या आ जाएगा 10/3। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, क्यों, अब ये बन गया आपके इस तरीके से दो रेजिस्टेंस 10/3 और 10/3 ओम के। इन दोनों का रेजिस्टेंस सीरीज में क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 10/3 प्लस 10/3 20/3 ओम। ये आपका क्वेश्चंस हो गए। कि देखिए दोबारा, एक प्रॉब्लम हमने ये की, a resistance of 24 ohm is bent in the form of a circle, what is the effective resistance between A and B। तो अब हमने पहले केस में क्या किया था, अब आप देखें, एग्जैक्ट अबाउट डायमीटर निकाली। तो बड़ा सिंपल, हाफ वायर ऊपर है हाफ नीचे, तो टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम था, तो हाफ हाफ डिवाइड हो गया। बट इन दिस सिचुएशन नॉट अबाउट डायमीटर, अबाउट दिस, and it makes the angle 60 degree at the center lower segment and upper segment make the angle of 300 डिग्री। क्लियर हो गया। तो अब ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा 24, यानी कि 12 नहीं आएगा। अब इट विल बी द फॉर्म ऑफ सर्कल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो 60 डिग्री में कितना रेजिस्टेंस आ गया, 60/360 इंटू 24 4 ओम। तो रेस्ट कितना बचा, 24 माइनस 4 20 ओम। तो अब हमारे पास दो पीस हो गए, अपर पार्ट का रेजिस्टेंस 20 ओम एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लोअर पार्ट इज 4 ओम, and both are connected in parallel, so the effective resistance of this circuit will be 1/24 plus 1/20 plus 1/24. So R1 R2 upon R1 plus R2, you can simplify this relation also, 20 into 4 upon 20 plus 4, it will be 10/3 3.33 ohm. So effective resistance of this circuit is 3.33 ohm. And suppose next problem, find the resistance between A and B। देखिए फर्स्ट केस, व्हेन स्विच इज ओपन, अगर स्विच ओपन है तो दोनों ये सीरीज में और ये सीरीज में, फिर पैरेलल में निकालेंगे। तो 5 10 10 5 सीरीज, 15 15 15 15 की पैरेलल ये निकाल दिया आपने 7.5। क्लियर, ये आ जाएगा ओम। बट इफ स्विच एस इज क्लोज्ड, तो अब आप देखिए अलग बॉक्स हो गया, बोथ आर इन पैरेलल। तो पहले इन दोनों की पैरेलल निकालेंगे आप। तो 1/5 प्लस 1/10 निकाल दी मैंने, 3/10 हो गया। उल्टा कर दीजिए, ये भूलते हैं बच्चे, 1/r होता है, 3/10 आंसर लिख बैठते हैं गलती से। नो नेवर, इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो R1 आपका कितना का 10/3, इस बॉक्स का भी 10/3, एंड नाउ बोथ आर इन सीरीज, 10/3 आर इन सीरीज। तो दोनों की सीरीज का नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 10/3 प्लस 10/3, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, देन 20/3 ओम और 6.66 और 6.67 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ। तो देखो कितना डिफरेंस है, स्विच ओपन है तो 7.5 आ रहा है, स्विच क्लोज है तो 6.67 आ रहा है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। तो ये प्रॉब्लम 2-3 मैंने आपको समझाई, आज हम इतना ही करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पिछला काम नहीं किया, उसको कंप्लीट कीजिए सब बच्चे, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच।